हेलो एवरीवन, इजी सॉल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो अभी 11th के लिए मैं 4th लेक्चर लेकर आया हूं और आज बहुत ही सिंपल चीज़ सीखने वाले हैं हम लोग, जो कि मेजरमेंट के बारे में थोड़ा सा। तो जैसे आप लोग क्या करते हैं कि मार्केट जाते हैं कोई भी चीज़ लाने के लिए, तो उसको नापते हैं या तौलते हैं। जिसको लिक्विड फॉर्म में है तो उसको क्या करते हैं, उसको माप के लाते हैं। और दूसरी बात है, कोई वेट है तो उसको किलोग्राम में क्या करते हैं, तौल के लाते हैं। लंबाई हो तो मीटर सेंटीमीटर में यूज करते हैं। तो आजकल जो है ये मापना आसान हो गया है। और बहुत पहले मतलब 18वीं शताब्दी में देखा जाए तो अलग अलग देश के पास आपका मेजरमेंट का साधन अलग अलग था, सब डिफरेंट था, अलग अलग था। जैसे मिस्र देश जाइए तो वहाँ खेत वगैरह मापना रहता तो हाथ से नापता था। तो इसमें क्या है, अब 10 हाथ 20 हाथ जो भी हो, या कभी कभी चल के भी मापा जाता था। तो इसमें त्रुटि क्या था आपका कि मतलब सभी लोगों के हाथ तो एक मतलब सबका हाथ तो बराबर नहीं है, तो ये भी तो फॉल्ट था, है ना। और जर्मनी जो है सबसे पहले आपका सेंटीमीटर का यूज किया था, कभी कभी पाउंड का यूज होता था। तो अलग अलग देशों में जो है अलग अलग अपने अपने तरीका से क्या करते थे, मापते थे। जैसे कि इंडिया का बात करें तो इंडिया में आप लोग सुने होंगे शेर होता है ना, शेर होता है। उसके बाद और बहुत सारा जो है पसेरी इस टाइप का था। तो अभी तो आज के बच्चे सुनते भी नहीं होंगे पसेरी क्या होता है, शेर क्या होता है, अधवा क्या होता है, कनमा क्या होता है। तो ये सब मापने का एक मतलब जरिया था, तरीका था। या फिर इंडिया में देखा जाए तो लोग क्या करते थे, कोई कंटेनर है, कोई बर्तन है, जैसे आप चावल का लेन देन करना है तो मान लीजिए 10 पैला होता था एक, है ना। तो कहने का मतलब उससे मापते थे कि इतना पैला दिए हैं तो इतना पैला ये देगा। तो इस टाइप का चीजें थी, आप लोग को पता होगा, गांव में अभी भी यूज होता है। तो हम लोग क्या करते थे, बराबर मतलब जितना कंटेनर उसको दिया गया उतना बाद में इसको लौटाया जाएगा। तो इस तरह से मापते थे। लेकिन अलग अलग देशों के पास मापने का जो साधन था अलग अलग था। तो फिर जो है साइंटिस्ट का मीटिंग हुआ, जितने भी देश का साइंटिस्ट थे सब एक जगह जमा हुए और मेजरमेंट के लिए यूनिट तैयार किए। सभी इंटरनेशनल के लिए, मतलब सभी देशों के लिए यूनिट समान होना चाहिए, इस पर विचार किया गया है मीटिंग में। तो कहने का मतलब अलग अलग देशों के पास मापने का साधन अलग अलग था, तरीका अलग अलग था। लेकिन जब हम लोग व्यापार करते हैं एक दूसरे देश में जाके तो दिक्कत तो होगा ना। यहाँ का मान लीजिए मापने का साधन या तौलने का साधन कुछ और है, तरीका कुछ और है, अलग देश का कुछ और है। तो यदि हम व्यापार करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको फिर दिक्कत हो जाता है। इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने आपका जो है मीटिंग किया और उसमें डिसाइड किया गया कि ऐसे यूनिट्स को चुना जाए, सिलेक्ट किया जाए कि जो सभी देशों के लिए मान्य हो, सभी देशों के लिए मान्य हो। इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, जिसको एसआई यूनिट बोलते हैं। बोलचाल में क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट। जैसे सीजीएस था, एमकेएस है, तो बहुत सारे यूनिट्स था। लेकिन एसआई जो है सबसे बेटर माना गया है, क्योंकि ये सभी देशों के लिए लागू होता है। सभी देश इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे किलोग्राम, इंडिया हम लोग भारत में भी मापते हैं। अमेरिका जाइएगा तो किलोग्राम ही बोलिएगा, 1 केजी आम लाइए, 1 केजी राइस लाइए, जो भी हो। किसी चीज को नापना हो तो सेंटीमीटर मीटर का यूज करते हैं, है ना, लंबाई को मापने के लिए। कोई वजन है तो किलोग्राम। और ये किलोग्राम आया कहाँ से, तो सेंटीमीटर हो या सेकेंड वगैरह हो टाइम के लिए। तो कहने का मतलब ये जो आया है बहुत सारे रेडिएशन के द्वारा मेजरमेंट किया गया है। तो कहने का मतलब इसका कहानी बहुत लंबा चौड़ा है, जो कि आपको कहाँ पढ़ना है, फिजिक्स में पढ़ना है। क्योंकि फिजिक्स का एक पहला चैप्टर है आपका 11th में, फिजिक्स का पहला चैप्टर ही है आपका एसआई यूनिट, यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन, एसआई यूनिट सब वहाँ पे पढ़ना है। तो केमिस्ट्री में थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए। कुछ कुछ जो बातें दी गई है यहाँ पे, यहाँ के सिलेबस में, उसको बताया जाएगा। जैसे वेट क्या होता है, मास क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है ना,
ये सारे चीज, साइंटिफिक नोटेशन क्या है, फिर आपका एडिशन है ना, डिवीजन है, तो ये सारे सब्सट्रैक्शन है, तो ये सारे चीज यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा डील करेंगे। वैसे बहुत सारी चीज आपको पता है यहाँ पे, जैसे एसआई यूनिट सबको पता है, 7 होते हैं, है ना, तो ये आपको पता है। तो यहाँ पे जो अभी डील करेंगे हम लोग की मास क्या होता है, वेट क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। थोड़ा सा बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में कि टेम्परेचर को केल्विन से डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे बदला जा सकता है। तो इन तथ्यों पर आज बात की जाएगी और समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान है, ज़्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे चीज़ आपका जो चैप्टर है फिजिक्स में एसआई यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें आपको पूरा पढ़ना है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ कोई खास बात नहीं है। यहाँ पे सिंपली आप एसआई यूनिट क्या क्या होता है वो याद रखिएगा, मास क्या होता है, वेट क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है और टेम्परेचर कैसे टेम्परेचर का कन्वर्जन कैसे होता है। तो किलोग्राम जो बना था आपका, इरिडियम और प्लेटिनम का एक सिलेंडर था, इरिडियम प्लेटिनम या प्लेटिनम इरिडियम का क्या था, एक सिलेंडर था, उसी को मान लिया गया कि भाई ये क्या है आपका केजी है, और उसी के बराबर आयरन लिया, लोहा लिया, उसी के माप के बराबर सब देश को काट काट के दे दिया गया लोहा, और उसी को सैंपलिंग करके यहाँ पे 10 केजी, 20 केजी, 30 केजी, 1 कुंटल, टन में बदला गया धीरे धीरे करके ना। उसी को 10 भागों में बांटा गया है तो 100 ग्राम करके बढ़ जाएगा, 10 ग्राम होता है 1 केजी में। उसको मतलब 100 ग्राम को हाफ कीजिएगा तो 50 ग्राम हो जाएगा, 50 का आधा कीजिएगा 25 ग्राम हो। तो इस तरह से क्या किया गया, यहाँ पे अपने अपने सुविधा के अनुसार बांटा गया है, और हम लोग क्या करते हैं उसको आजकल यूज करते हैं। पहले ये सुविधाएं नहीं थी, अलग अलग देश के लिए अलग अलग मेजरमेंट का मतलब नियम था, कानून था, यूज होता था, और बहुत सारे देश में जो है कुछ कुछ ऐसे मापने का साधन था, बहुत सारे देश एक्सेप्ट किए थे, बहुत सारे नहीं करते थे। लेकिन एसआई जब बन गया, एसआई यूनिट जब बन गया, तो सभी लोग क्या करने लगे, उसी को यूज करने लगे। तो आप जहां भी जाइए, जैसे इंडिया में लंबाई का मीटर होता है, तो अमेरिका में दूसरा कुछ नहीं होगा, मीटर ही होगा, ठीक है। यहाँ भी केजी में नापते हैं, तो वहां भी किसी के वजन को तोलने के लिए केजी में नापते हैं। समय को सेकेंड से, है ना, तो वहां भी दूसरे देशों में भी सेकेंड में ही देखा जाता है ना। ज्योति तीव्रता है कैंडेला, तो सभी जगह क्या है, कैंडेला। तो इस तरह की कुछ छोटी मोटी कहानी है जो कि आज हम लोग कुछ कुछ सीखेंगे इसके बारे में। तो आज आपका 4th लेक्चर है और 11th का वीडियो जो है अल्टरनेट डाले जाएंगे, एक दिन के बाद एक दिन। आप लोग क्या करें, उसको पढ़ते रहें, देखते रहें वीडियो को, और अपने दोस्तों में शेयर करते रहें, है ना, ताकि आपके दोस्त भी क्या कर सके, सीख सके। लॉकडाउन चल रहा है, बैठे हैं सब, तो इसका लाभ आप लोग जरूर उठाइए, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे अभी इन्फॉर्म नहीं किए हैं, मतलब जिनको पढ़ना है थोड़ा सा अपना क्या करेंगे, व्हाट्सएप नंबर लेक्चर नंबर 3 में आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया गया था, उसमें व्हाट्सएप नंबर है, उस नंबर पे आप अपना फोटो, एड्रेस, नेम मतलब सब कुछ सेंड कर दें, आपके नाम रजिस्टर हो जाएंगे, आप आराम से तब पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या चीज़ अभी जो स्टार्ट करने वाले हैं आपका वो है एसआई यूनिट, जो है टेबल बना देते हैं। आप लोग क्या करेंगे, उसको सब नोट कर लेंगे, याद भी है, नहीं भी फिर चूंकि आपके सिलेबस में है इसीलिए इसको बताना पड़ रहा है, और कोई बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, तो ये यूनिट आप नीचे क्लास में भी पढ़े होंगे, बस याद रखना है थोड़ा सा आपको, है ना। ये टेबल आपको याद होगा, जैसे कि मान लीजिए 7 बेस यूनिट होता है, डेरिवेटिव यूनिट ढेर सारे हैं, लेकिन आपका बेस यूनिट यदि कोई पूछेगा कितने होते हैं, 7 होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7। पहला है लेंथ, दूसरा है मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट या फिर करंट, टेम्परेचर या इसी बोलते हैं थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, उष्मागतिकी ताप, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, पदार्थ की मात्रा, लुमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ज्योति तीव्रता। तो एक बार देख लें आप, लेंथ मतलब लंबाई है, मास को हम लोग द्रव्यमान बोलते हैं, टाइम को समय, इलेक्ट्रिक करंट को विद्युत धारा, टेम्परेचर को ताप, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बोलते हैं पदार्थ की मात्रा, लुमिनस इंटेंसिटी को बोलते हैं ज्योति तीव्रता। तो लेंथ को हम लोग कैसे दिखाते हैं, एल से, स्मॉल एल से, ध्यान रखिएगा।
क्योंकि जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये सारे चीज यूज होगा। तो लेंथ को हम लोग सिंबल का मतलब इसको कैसे दिखाया जाता है, इसका चिन्ह क्या है, एल है, स्मॉल एल है। मास का क्या होता है, स्मॉल एम। टाइम का टी लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को आई से दिखाते हैं हम लोग, नीचे क्लास में पढ़े होंगे करंट वगैरह, तो आई से दिखाते हैं। टेम्परेचर को हमेशा कैपिटल टी से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एन से, जिसको मोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मोल। और इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होगा वो मोल ही होगा। मोल कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ाया जाएगा आपको, तो मोल कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है, एन है। लुमिनस इंटेंसिटी को आई भी से दिखाया जाता है। अब नेम देखिए, एल यहाँ पे मीटर है ना, लंबाई किस में लेना है, मीटर में। मास किस में लेना है, किलोग्राम में। टाइम सेकेंड में। और करंट का जो मतलब एम्पियर में लेते हैं। और तो यहाँ पे लिख सकते थे हम लोग, नेम ऑफ यूनिट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो टाइम को हम लोग सेकेंड में लेते हैं। टाइम को किस में लेते हैं, यानी कि इसको आप बोल सकते हैं नेम ऑफ एस आई यूनिट, नेम ऑफ एस आई यूनिट बोल सकते हैं, ठीक है। तो लंबाई का मीटर होता है, मास का किलोग्राम होता है, टाइम का सेकेंड होता है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है, याद रखिएगा। और ये सिंबल है। और मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है, इसको सीडी बोलते हैं। और ये क्या है आपका, एसआई यूनिट है। ये क्या है आपका, एसआई यूनिट। ये है आपका एसआई यूनिट, है ना। यानी कि आप बोल सकते हैं इसको सिंबल ऑफ एसआई यूनिट, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं बच्चे, सिंबल ऑफ एसआई यूनिट। ज्यादा समझने के लिए यहां पे लिख दिए सिंबल ऑफ एसआई यूनिट। तो ये सिंबॉलिक तौर पे लिखा जाता है। मीटर को हमेशा स्मॉल एम से, और केजी इसको बोलते हैं सिंबल ऑफ क्वांटिटी। इसको क्या बोल सकते हैं, सिंबल ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मात्रा, ये चिन्ह। तो कहने का मतलब ये आपको याद रखना है कि मीटर को एम से, किलोग्राम को केजी से, सेकेंड को एस से, एम्पियर को ए से, केल्विन को के से, मोल को मोल से, कैंडेला को सीडी से। और ये आपका क्वांटिटी का सिंबल है। तो जब हम लोग यूनिट लिखेंगे तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं, मीटर को एम से, किलोग्राम को केजी से, सेकेंड को एस से, एम्पियर को ए से, केल्विन को के से, मोल को मोल और कैंडेला को सीडी से। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको जानना इसलिए जरूरी, क्योंकि आगे जब कैलकुलेशन होगा तो ये सारे चिन्ह जब आएगा तो आपको यूज करने में दिक्कत नहीं होगा। और ये आपको पहले से भी जानकारी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी क्या देखते हैं कि भाई वेट, मास क्या होता है, मास आखिर क्या होता है। तो देखिए मास यहाँ पे लिखा होता है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस। द अमाउंट ऑफ, यहाँ क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ मैटर, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक सब्सटेंस, ये क्या है आपका एक सब्सटेंस है। तो बोल रहा अमाउंट ऑफ मैटर, तो इस सब्सटेंस में कितना मैटर है। अमाउंट का मतलब पदार्थ, द्रव्य का मात्रा कितना है, द्रव्य का मात्रा कितना है। यानी कि यहाँ पे मैटर का मतलब द्रव्य बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक होता है द्रव, एक होता है द्रव आपका ऐसे वाला द्रव, इसका मतलब होता है लिक्विड। यानी कि इसको बोलते हैं, जैसे ये आ जाएगा आपका, जैसे हो गया आपका पानी हो गया, या कोई भी आपका तरल पदार्थ है, तो तरल पदार्थ के लिए ये वाला लिखते हैं, लेकिन ये द्रव्य का मतलब हुआ मैटर हुआ, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस इज कॉल्ड मास। याद रखिएगा, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस इज कॉल्ड मास। किसी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को, किसी पदार्थ में, जैसे ये पदार्थ है, किसी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। याद रखिएगा, यदि कोई पूछेगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, तो आसानी से बता सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं आप, किसी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। लेकिन वेट क्या होता है, वेट जैसे मान लीजिए ये पदार्थ है ना, ये पदार्थ है और ये लटका हुआ मान लिया जाए, जमीन पे रहेगा तो इसका भार तो 0 माना जाएगा। लेकिन इसको हम लटका दिए, लटका देने के बाद क्या कर रहा है, इसको देखिएगा आप हाथ से महसूस करेंगे
कि लगेगा कोई इसको खींच रहा है, नीचे की ओर खींच रहा है। तो फोर्स कौन लगा रहा है इस पर अपनी ओर खींचने के लिए? गुरुत्व। गुरुत्व के द्वारा इस पदार्थ पे क्या लगाया जा रहा है? फोर्स लगा रहा है, बल लगाया जा रहा है जो कि नीचे की ओर खींचेगा। इसको भार बोलेंगे। तो कि जितना खींचेगा, कितना फोर्स, गुरुत्व के द्वारा कितना फोर्स लगाया जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भार बोलते हैं। तो इस तरह से यदि आप टांगेंगे तो आपको देखिए कुछ न कुछ फील होगा, इसको क्या बोलेंगे? भार बोलेंगे। और जैसे जैसे बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जाते हैं तो भार किसी का घटने लगता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल आपका घटने लगता है। और जैसे मान लीजिए एक निश्चित ऊंचाई तक गुरुत्वाकर्षण बल जबरदस्त लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा ऊंचाई पर चल जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल लगता नहीं है। ठीक है, तो वेट जीरो हो जाता है। तो कहने का मतलब वेट क्या होता है? वेट को बोलिएगा भार। भार क्या होता है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब गुरुत्व होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का नाम सुने होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। तो याद रखिएगा, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी वन एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी पदार्थ हो सकता है, जैसे ये भी क्या है? ये हो सकता है, ये हो सकता है, कुछ भी लीजिए। तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी वन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट। किसी वस्तु पर गुरुत्व के द्वारा लगने वाले बल को, किसी वस्तु पर, किसके द्वारा? किसी वस्तु पर। ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ क्या है? वस्तु, कोई भी वस्तु हो सकता है। किसी वस्तु पर गुरुत्व के द्वारा लगने वाले बल को क्या कहते हैं? भार कहते हैं। किसी वस्तु पर गुरुत्व के द्वारा लगने वाले क्या चीज? लगने वाले बल को क्या कहते हैं? भार कहते हैं। तो वस्तु पर गुरुत्व बल लगता है जब इसको क्या करते हैं? पृथ्वी से, इस जमीन से, ग्राउंड सरफेस से इससे ऊपर ले जाते हैं। तो क्या होता है? पृथ्वी अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, जिसको गुरुत्व बोलते हैं। तो गुरुत्व के द्वारा इस पर कितना बल लगा है? अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर खींच रहा है और यहाँ पे हम पकड़े हुए हैं। तो आखिर ये स्थिर है तो क्यों है? जितना गुरुत्व बल लग रहा है उतना हमारा हाथ ये बल लगा रहा है इसको रोकने के लिए, इसीलिए बैलेंस से नीचे नहीं जा रहा है। यदि गुरुत्वाकर्षण बल मेरा हाथ के बल से ज्यादा हो जाएगा तो ये इसको हम नहीं उठा पाएंगे, नीचे आ जाएगा। ऐसे बड़ा सा एक मतलब 40-50 किलो का एक लोहा लीजिए, उसको हाथ से ऐसे उठा के रखिए। कितना देर रखिएगा? बहुत कम देर रख पाएंगे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसमें। वो क्या करेगा? जैसे आपका हाथ का बल कम होगा गुरुत्वाकर्षण बल से, वो लोहा क्या हो जाएगा? नीचे चला जाएगा। तो भार होता है। जैसे कोई बोझा हम लोग ढोते हैं या कोई चीज हम लोग क्या करते हैं, हाथ वगैरह से उठा के ले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? टेंशन होता है। हाथ में क्या होता है? टेंशन होता है, दर्द करने लगता है। क्यों? क्योंकि मतलब जिस वेट को आप उठाए हैं तो उसका अपना तो द्रव्य है ही, साथ साथ गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है? उसको खींचने की कोशिश करता है अपनी ओर, इसीलिए दर्द हो जाता है, आपका टेंशन बढ़ जाता है, हाथ का टेंशन बढ़ जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल आप समझ सकते हैं। तो किसी वस्तु पर गुरुत्व के द्वारा, किसी वस्तु पर गुरुत्व के द्वारा लगने वाले बल को क्या बोलते हैं हम लोग? भार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भार। तो भार एक्चुअली डिपेंड करता है किस पर? गुरुत्वाकर्षण बल पर करता है, लेकिन मास डिपेंड नहीं करेगा। मास तो याद रखिएगा, जो वेट होता है वो निर्भर करता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल पर, गुरुत्वाकर्षण बल पर करता है, मास नहीं करेगा। क्योंकि मास कभी चेंज होता नहीं है। आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के आधार पे आपका भार चेंज हो सकता है, आपका भार चेंज हो सकता है, लेकिन मास कभी चेंज नहीं होता है। तो आप लोग क्या करेंगे? इसको नोट डाउन कर लें। उसको थोड़ा सा बता देते हैं, डेंसिटी क्या होता है ना, वॉल्यूम का यूनिट क्या है वो तो पता ही है आपको। और उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन बताएंगे। क्या बताएंगे? साइंटिफिक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है साइंटिफिक नोटेशन, आज सीखने वाले हैं नई चीज़, मतलब वैज्ञानिक संकेतन। तो चलिए इसको क्या करें, फटाफट आप लोग नोट कर लें। देखिए, आप छोटी छोटी बातें, यहाँ पे कुछ है नहीं। इस चैप्टर का जो मेन पार्ट होता है वो मोल कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है? मोल कॉन्सेप्ट है, जो कि आपका सेकेंड ईयर हो या फर्स्ट ईयर का चैप्टर हो, कहीं भी यूज होता है। तो ये सारी बातें जो छोटी छोटी, ये आपको जानकारी में होगा, और नहीं है तो थोड़ा सीख लें, है ना। तो यहाँ डेंसिटी का मतलब क्या होता है? घनत्व होता है। क्या होता है? घनत्व। आप घनत्व कैसे निकालते हैं? सिंपल भाषा में समझिए, घनत्व कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लिया जाए, इसको तौल लेंगे। यदि कोई पूछेगा इसका डेंसिटी बताओ, प्रैक्टिकल नॉलेज से समझें। ये आपका एल्युमिनियम का छड़ है, इसका यदि आपको पूछेगा डेंसिटी कितना है, तो आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले इसको तराजू पर तौल लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? इसको तराजू पर तौल लिए तो वेट पता चल जाएगा, यानी कि मास पता चल जाएगा। इसका क्या पता चल जाएगा? मास।
और उसके बाद इसका जो है वॉल्यूम निकाल लीजिए। इसका क्या निकाल लीजिए, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसलिए इसका वॉल्यूम का यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट होता है, मीटर क्यूब होता है। क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। वॉल्यूम का जो है एसआई यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो डेंसिटी यदि निकालना है तो बहुत ही आसान, जिस चीज का डेंसिटी निकालना हो, जैसे ये सिलिंड्रिकल है तो मान लीजिए इसका डेंसिटी पूछेगा कितना है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, तराजू पर तौल लेंगे। तौलने के बाद इसका मास पता चल जाएगा। उसके बाद इसका वॉल्यूम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। और एक रेशियो निकालेंगे मास बाय वॉल्यूम का। तो डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम होता है। इसका यूनिट ऐसा यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब। ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी होता है आपका केजी पर मीटर क्यूब। चूंकि आपको पता है मास का जो अभी यूनिट होता है एसआई, वो क्या होता है, केजी होता है। अब वॉल्यूम का मीटर क्यूब लेते हैं। क्या लेते हैं, वॉल्यूम का मीटर क्यूब लेते हैं। अब वही लिखा हुआ यहाँ पे, डेंसिटी मतलब घनत्व होता है। द अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। प्रति इकाई द्रव्यमान पर प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान की मात्रा को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान की मात्रा को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। और डेंसिटी मतलब घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। मास को क्या बोलते हैं हम लोग, मास को बोलते हैं आपका द्रव्यमान, वॉल्यूम को बोलते हैं आयतन। तो मास बाय वॉल्यूम। तो D इज इक्वल टू M बाय V होता है शॉर्ट में। इसका यूनिट देखा जाए, यानी कि SI यूनिट देखा जाए, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं SI यूनिट, कोई दिक्कत नहीं। SI यूनिट ऑफ डेंसिटी जो होता है घनत्व, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। और वॉल्यूम मतलब आयतन होता है। आयतन का जो यूनिट होता है वो क्या होता है आपका, मीटर क्यूब। याद रखिएगा SI। अब रही बात टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे आपका तबीयत खराब होता है तो हम लोग क्या करते हैं, थर्मामीटर से मापते हैं। तो केल्विन में माप सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में माप सकते हैं, लेकिन अधिकांश केल्विन में ही मापा जाता है। तो टेम्परेचर का जो SI यूनिट है वो केल्विन होता है। वो क्या होता है आपका, केल्विन है। जैसे फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो यहाँ पे SI यूनिट जो है आपका, ये याद रखना है, टेम्परेचर का वो क्या होता है, केल्विन। और केल्विन को हम लोग K से दिखाते हैं। केल्विन को कैसे दिखाते हैं हम लोग, K से दिखाते हैं। केल्विन को हम लोग K से शो करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट बराबर होता है, यदि आपको मान लीजिए डिग्री सेल्सियस पता है, उसको बोलेगा फ़ारेनहाइट में बदलने, तो 9/5 कीजिएगा और जितना डिग्री सेल्सियस होगा उतना लिख देंगे और क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लें, 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है फॉर एग्जांपल। यदि आपको दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, आपको बोलेगा फ़ारेनहाइट में बदलने हैं, तो क्या डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट बराबर जो फॉर्मूला होता है लगा देंगे, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब क्या करें, वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो 9 कितना हो जाएगा, 5 प्लस कितना है, 32 है। 5 एका 5, 5 25, तो आ जाएगा 9 5 45 और प्लस 32, जोड़ दीजिए। 9 5 45 और 32, 5 2 7 हो जाएगा, 5 2 कितना 7 और 4 3 7, 77 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 77। दिख रहा है नीचे तक। नहीं दिख रहा है, तो कहने का मतलब इसको जब जोड़ेंगे आप, इसको जब जोड़िएगा 9 5 45 और 32 कितना आएगा, 77 आ जाएगा। तो बहुत ही इजी है, आराम से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा तो उसको फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। यदि फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है तो डिग्री सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और केल्विन में यदि चेंज करना है तो बहुत ही आसान है। केल्विन में चेंज करना है तो बहुत ही आसान है। तो कुछ फार्मूला है, जैसे कि डिग्री सेल्सियस आपको पता है, दे दिया किस में, केल्विन में दे दिया। तो मान लीजिए आपको पूछ देगा कि भाई 25 डिग्री सेल्सियस को ही 25 डिग्री सेल्सियस को ही आप किस में बदलिए, केल्विन में बदलिए। किस में बदलिए, केल्विन में बदलिए। तो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लिख देना है। केल्विन इज इक्वल टू हो जाएगा डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। तो देखिए यहाँ पे डिग्री सेल्सियस कितना दिया हुआ होगा, 25, तो 25 प्लस 273.15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, 7 2 9, 298.15 इतना हो जाएगा। तो
तो कहने का मतलब आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। ये 3 फॉर्मूला याद रखेंगे तो जिसमें भी दिया रहे, अधिकांश जो कैलकुलेशन होता है केल्विन पर होता है। किस पर होता है? केल्विन। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यदि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, डिग्री सेल्सियस को किस में बदलना है? केल्विन में बदलना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? जितना डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा उसका वैल्यू रख देंगे और 273.15 लगा देंगे। अब मान लीजिए ये तो केल्विन की बात हो गया, लेकिन केल्विन दिया रहे और डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो क्या बुक कीजिएगा? डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बहुत ही आसान है, जितना केल्विन रहेगा उसमें कितना घटा देंगे? 273.15। बहुत ही सिंपल है। इस तरह से टेम्परेचर को हम लोग क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको जब कैलकुलेशन पार्ट आएगा, जैसे विशेषकर फिजिक्स वगैरह में, तो ये सब सारी चीज यूज होगा, ठीक है। जैसे थर्मोडायनेमिक्स वगैरह पढ़ेंगे हम लोग, तब इसका यूनिट मतलब यूज करेंगे हम लोग ये सारे चीज को। तो याद रखिएगा, डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट माइनस 32। केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, है ना। चेंज करके दिखा दिया आपको। तो डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होगा? केल्विन, यदि केल्विन में दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में बदलने बोलेगा, तो केल्विन माइनस कितना करना है? 273.1 अपने आप आ जाएगा, टेंशन नहीं है। चलिए अभी जो एक मुद्दे की बात करते हैं, नया चीज सिखाते हैं, वो है आपका साइंटिफिक नोटिफिकेशन। क्या है? साइंटिफिक नोटिफिकेशन। तब तक इसको क्या करें आप लोग, मतलब स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए आइए हम लोग सीखते हैं, एक नया चीज सीखिएगा, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या बोलता है आप समझिए, कि जो डेसिमल होता है वो नन जीरो के एक अंक के पहले लगा सकते हैं, मतलब एक अंक के बाद लगा सकते हैं। नन जीरो का मतलब जिसका वैल्यू जीरो नहीं हो, जैसे 1 2 3 4। तो आपको एक छोटा सा रूल बता देते हैं, बहुत ही सिंपल है, जो सभी जगह काम देगा। फिजिक्स में भी काम देगा, केमिस्ट्री में भी, जहां यूज होने को होगा, लेकिन सबसे ज्यादा यूज कहां पे है? फिजिक्स में। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है देखिए, तो साइंटिफिक नोटेशन, यदि आपको साइंटिफिक नोटेशन लिखने बोले, इसको हम लोग SN बोलते हैं। SN मतलब साइंटिफिक नोटेशन। हिंदी में बोलते हैं वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन क्या बोलते हैं इसको? वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन में याद रखिएगा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं, सिंपल चीज में बता रहे हैं आपको, उसको याद कर लीजिएगा। आप किसी का भी साइंटिफिक नोटेशन लिख सकते हैं। जैसे ये लेफ्ट है और ये आपका राइट है, ये लेफ्ट है और ये क्या है आपका? राइट है, ठीक है। तो यदि राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं, यदि राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं, ऐसे यदि राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे डेसिमल किसी नन जीरो के मतलब बाद में उसको पहले लगाते हैं, एक अंक के बाद लगाते हैं इसके अनुसार। तो राइट से लेफ्ट जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। यानी कि 10 पर जो पावर जो होगा पॉजिटिव होगा। 10 पर मतलब 10 टू द पावर जो होगा, 10 पर जो पावर लिया जाएगा वो क्या होगा आपका? पॉजिटिव होगा। जो भी वैल्यू आएगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना। अभी उदाहरण देंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिर आपका लेफ्ट से क्या है? राइट। मान लीजिए आप लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, लेफ्ट से किधर जा रहे हैं? राइट की ओर। तो 10 पर पावर जो आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ये दो चीज याद रखना। दुनिया के सारे साइंटिफिक नोटेशन आप आसानी से लिख सकते हैं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ राइट से लेफ्ट जाएंगे, राइट से लेफ्ट जाएंगे तो 10 पर पावर जो होगा, 10 टू द पावर जो होगा पॉजिटिव लेंगे। और यदि लेफ्ट से राइट की ओर आ रहे हैं तो आपका 10 टू द पावर जो होगा वो आपका 10 पर पावर जो होगा नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। अब एग्जांपल से समझिए, पूरा समझ जाइएगा। जैसे 232 दशमलव फॉर एग्जांपल
साइंटिफिक नोटेशन आपको लिखने बोल रहा है, राइट द साइंटिफिक नोटेशन। यदि क्वेश्चन आपको कर रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन है राइट द एसएन। एसएन का मतलब क्या बताया? साइंटिफिक नोटेशन। राइट द साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। मान लीजिए आपका दिया हुआ है, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक नंबर क्वेश्चन है 232.508 इतना दिया हुआ है। इसका यदि बोलेगा साइंटिफिक नोटेशन लिखिए, तो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है जो अंक होता है नॉन जीरो होता है, एक अंक के बाद होना चाहिए, एक अंक के बाद होना चाहिए, ठीक है। एक डिजिट के बाद डेसिमल लेना चाहिए, एक अंक के बाद दशमलव लेना चाहिए साइंटिफिक के अनुसार, ठीक है। तो मान लीजिए यदि दशमलव को यहां से यहां लाया जाए, दशमलव को यहां से उठा के यहां लाया जाए, तो कितना चलेंगे? एक अंक और एक दो अंक चलेंगे। तो एसएन यदि लिखेंगे, इसका एसएन यदि लिखा जाए तो क्या लिखाएगा? 2.32580 पहले से था। मतलब ये डेसिमल जो उठ के जो है, ये डेसिमल उठ के कहाँ चला है? यहाँ। तो किधर से किधर आ रहे हैं? देखिए राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, राइट से किधर आ रहे हैं? लेफ्ट आ रहे हैं। तो 10 पर जो पावर होगा कितना चले? 10 लिख देंगे, और 10 पर पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना अंक चले? एक और एक, दो ही अंक चले ना, तो इसका पावर 2 हो जाएगा। मतलब ये पॉजिटिव हो गया। ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। मतलब इसको आप ऐसे लिखेंगे। यदि इसका साइंटिफिक नोटेशन लिखने बोले तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, मान लीजिए 508932105। इसको यदि साइंटिफिक नोटेशन, इसका साइंटिफिक नोटेशन लिखने बोला जाए तो क्या कीजिएगा? यहां पे दशमलव कहां आएगा? ये डेसिमल उठा के यहां पे लाना है, ठीक है, इस पे लाना है। तो कहने का मतलब कितना लिखाएगा? एसएन ये देखेंगे, इसका साइंटिफिक नोटेशन लिखेंगे तो कितना लिखाएगा? 5.08932105 हो गया। और गुना कितना लिखेंगे? 10। अब देखिए कितना डिजिट चले? 1 2 3। तो किधर से किधर? राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट। तो कितना डिजिट? 1 2 3 चले, तो पावर कितना हो जाएगा? 3। आसान है कि नहीं? बहुत ही आसान है। दिख रहा है ना नीचे तक? हाँ दिख रहा है। अब चलिए तीसरा नंबर कल आप देखेंगे 0.0002567 है। इसको बोलेगा साइंटिफिक नोटेशन लिखना है। तो नॉन जीरो को यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है। मतलब हमें जो है कोई नॉन जीरो, ये तो जीरो हो गया ना, नॉन जीरो के एक डिजिट के बाद होना चाहिए। मतलब आपका जो है लेफ्ट से जो नॉन जीरो होगा उसके एक अंक के बाद डेसिमल होना चाहिए। मतलब ये डेसिमल जो होना चाहिए इसका कोई वैल्यू नहीं है। ये जो डेसिमल होना चाहिए वो होना चाहिए यहाँ पे 2 के बाद होना चाहिए, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। तो इसका साइंटिफिक नोटेशन लिखने के लिए बोला जाए तो कितना लिखिएगा? 2.567 इंटू। अब बोलिएगा ये जीरो कहाँ गया? तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। इधर जितना भी जीरो रहे उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इधर डेसिमल हम लोग उठा के कहाँ ले चल गए? 2 के बाद। तो कहने का मतलब यहाँ पे आपका कितना लिखा हुआ है? 2 है। कितना आपका? 2 है। 2 दशमलव इतना आ गया। अब कितना चले वो गिनना है आपको। कितना डिजिट चले? 1 2 3 4 5 डिजिट चले। 1 2 3 यानी कि 1 2 3 4 और 1 5 डिजिट चले, तो पावर कितना हो जाएगा? 5। इसी को क्या बोलते हैं? एसएन। तो एसएन बराबर हो जाएगा 2 पॉइंट। इसी को साइंटिफिक नोटेशन के अनुसार कैसे लिख सकते हैं? इस टाइप से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर मान ली दिया हुआ आपका 23.56 इंटू 10⁻³ दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, एसएन में लिखना है। तो एसएन बराबर, अब देखिए ये डेसिमल कहाँ होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए। तो कितना डिजिट चलेंगे? 1। तो 2.356 हो जाएगा। 10 पर पावर कितना है? पहले से 3 है। 10 पर पावर कितना है? 3 है। तो हम राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 3 और 1 4 हो जाएगा। 3 तो पहले से था, एक अंक इधर बढ़े तो कितना हो गया? 4। यही क्या है? आपका साइंटिफिक नोटेशन है। ये क्या है? आपका साइंटिफिक नोटेशन।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं, बहुत ही इजी होता है ना, बहुत ही आसान है, आप साइंटिफिक नोटेशन को आराम से लिख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में यही साइंटिफिक नोटेशन तक रहेगा आपका। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आपको बताएंगे क्या चीज़, जो छोटी छोटी बातें, अभी मेन चीज़ आपको नहीं पढ़ाया जा रहा, मतलब सिलेबस में जो छोटी छोटी बातें दी गई है किताब में, उसको आपको बताया जा रहा, समझे। तो साइंटिफिक नोटेशन सबको समझ में आ गया होगा। राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे तो जो 10 पर पावर होगा पॉजिटिव होगा, यानी कि यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं 10 पर पावर जो होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे जो है 10 पर पावर क्या होगा, नेगेटिव होगा। डेसिमल को मतलब हम लोग क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे, लेके जाएंगे, तो आपको डिजिट गिनना है, कितना डिजिट बढ़े उतना पॉजिटिव हो जाएगा उसका पावर, और लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो नेगेटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इस टाइप से क्या लिखते हैं हम लोग, साइंटिफिक नोटेशन लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन कहता है कि भाई कोई नन जीरो के एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, नन जीरो के कितना अंक के बाद, एक अंक के बाद, जैसे 2 3 4 5 कुछ भी है। जैसे यहाँ पे देखिए ये डेसिमल कहाँ था, कितना डिजिट के बाद था, 1 2 3 के बाद था, लेकिन होना चाहिए कितना, एक ही के बाद होना चाहिए। जैसे 2 है तो 2 के बाद होना चाहिए। साइंटिफिक नोटेशन ये कहता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, डेसिमल को इधर उधर कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, यदि आपको समझ में आ गया होगा तो थम्स अप स्माइली भेज देंगे कि हाँ समझ गए, और नहीं समझे होंगे तो कमेंट कीजिएगा साइंटिफिक नोटेशन समझ में आया या नहीं आया। यदि नहीं आया होगा तो फिर से बता दिया जाएगा, आप कमेंट करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और इस वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर कर दें बच्चों में, उन्हें जानकारी हो जाए कि 11th का जो है शुरू कर दिए हैं, है ना। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं 11th में पढ़ेंगे वो लोग क्या करेंगे, व्हाट्सअप नंबर मेरा आपका ये वाला है 7439278900। इस पे अपना फोटो, इसमें अपना फोटो नेम एड्रेस लिख के भेज देंगे। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग क्या करेंगे, अपना फोटो, है ना, अपना फोटो एड्रेस और जो है भेज देंगे आप। तो अपना फोटो भेजना है, नेम भेजना है, फादर्स नेम और एड्रेस भेजना है। उसके बाद आप रजिस्टर हो जाएंगे तो आराम से आप पढ़ पाइएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज का लेक्चर यही ख़त्म होता है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है।